evening, all of you. So, boys and girls, today we are here to discuss the paper pattern of new syllabus of CS Executive. ये वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट है? ये वीडियो हर CS Executive जो न्यू सिलेबस के अंडर अपीयर कर रहा है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है. तो अपने पेपर पैटर्न समझने के लिए एक बेस होना चाहिए. बेस है अपने पास. दिसंबर 18 के जो एग्जाम्स हुए थे वो अपना बेस है. इससे आपको आइडिया लगेगा कि जून 19 ऑनवर्ड्स, जून 19 ले लो, दिसंबर 19 ले लो, एंड फर्दर आपका पेपर पैटर्न कैसा रहा करेगा फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस. तो एकदम इस वीडियो को पूरा देख करके अच्छे से आप इसको एनालाइज कर सकेंगे अपना नया पेपर पैटर्न. ठीक है, तो आज के इस डिस्कशन में मेरे दोस्तों हम लोग सबसे पहले जो पेपर डिस्कशन कर रहे हैं वो है JIGL. ठीक है, फॉर JIGL दिसंबर 18 का जो पेपर आया था हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसको बेस मान करके चल रहे हैं. इससे आपको पेपर पैटर्न पता चलेगा, क्वेश्चन कितने आते हैं, कितना चॉइस रहता है, ये सब आपको पता चलेगा. ठीक है दोस्तों, आइए फटाफट एकदम अपने डिस्कस कर लेते हैं. दोस्तों आपको तो पता ही है JIGL में टोटल 17 चैप्टर्स आर देयर. दिसंबर 18 में ऐसे तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है. ये जो 17 चैप्टर्स से क्वेश्चन दिसंबर 18 में आए थे, कितने क्वेश्चन आए, कितने मार्क्स के आए, उसका मैंने एक एनालिसिस बना रखा है, एक चार्ट बना रखा है. ठीक है दोस्तों, इसका ये गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि ये फिक्स्ड है कि चैप्टर 1 सोर्सेस ऑफ लॉ हमेशा ही 9 मार्क्स का आएगा. ये बिल्कुल फिक्स्ड, इट विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग. ठीक है, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. बट एक बार देख लेते हैं. आइए दोस्तों, सबसे पहले एज यू कैन सी चैप्टर नंबर 1 सोर्सेस ऑफ लॉ, जो कि एक बड़ा बेसिक चैप्टर रहता है दोस्तों, सोर्सेस ऑफ लॉ. वहां से उस बेसिक चैप्टर से इंस्टीट्यूट ने 2 क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन 1A एंड क्वेश्चन नंबर 2A. ठीक है, 9 मार्क्स का. आगे ये तो एनालिसिस चार्ट है. उसके बाद हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, हम आपको पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करके देने वाले हैं. पूरा का पूरा पेपर सॉल्व है. ठीक है, एंटायर JIGL पेपर इज सॉल्व. ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ये सब अपने मैथ से ही है, बट फिर भी अगर आपके पूरा सॉल्यूशन एग्जाम में किस तरीके से आंसर लिखना है वो मिल जाए तो इससे बड़े बात कुछ हो नहीं सकता है. तो ये आप हम लोग के वेबसाइट में जाएंगे, mohitagarwalclasses.com. व्हाट इज द वेबसाइट? mohitagarwalclasses.com में जाएंगे, वहां पर डाउनलोड ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा. वहां पर डाउनलोड में आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगा. mohitagarwalclasses.com में जाएंगे, डाउनलोड्स में जाकर के आप ये पेपर अपना डाउनलोड कर सकते हैं. आपको डाउनलोड में क्या क्या मिलेगा, जो मैंने ये एनालिसिस चार्ट बनाया ये मिलेगा, उसके बाद पूरा क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया हुआ मिलेगा. ओके दोस्तों, एंड सेम आपको SBC का एनालिसिस चार्ट मिलेगा, पूरा क्वेश्चन आंसर SBC का आपको सॉल्व मिलेगा, एंड कंपनी लॉ का आपको एनालिसिस चार्ट मिल जाएगा. ओके, क्योंकि कंपनी लॉ का जो पेपर जो अपने सॉल्व करते हैं ऑलरेडी अपने बहुत बार वो सब डिस्कस कर रखे हैं, कंपनी लॉ का केस स्टडीज एंड ऑल, तो यू कैन इजीली सॉल्व देम. ठीक है, और इसको भी मैंने चैप्टर वाइज जो है वो बांट रखा है, और ये आप सॉल्व करके मेरे से चेक करवाएंगे. कंपनी लॉ का पेपर आप सॉल्व करिए और मेरे से चेक करवाइए. ठीक है, तो फिलहाल ग्रुप 1 का अपने एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप 1 ऑलरेडी जो मेरे बच्चे हैं उनका ऑलरेडी ग्रुप 1 कंप्लीट हो चुका है. कंपनी लॉ इज डन, JIGL इज डन, SBC इज ऑलमोस्ट डन. ठीक है, और ग्रुप 2 में अपने शानदार रूप से एंट्री कर चुके होंगे मेरे ख्याल से. EBCL का लगभग 10 से 12 क्लास हो चुका होगा. इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ के 11 to 12 क्लासेस हो चुका है, एंड जो अपना सेबी है वो भी चालू हो चुका है. ठीक है, कपल ऑफ क्लासेस हो चुके हैं उसके, तो वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे जब आप लोग को कुछ समझने लायक हो. अभी ग्रुप 2 का क्लासेस ही अगर आपने पूरा नहीं किया तो समझने लायक नहीं हो. ओके सर, समझ गए. यस, सो सबसे पहले दोस्तों आप देख लीजिए किस चैप्टर से दिसंबर 18 में कितना मार्क्स का वेटेज दिया गया था. सोर्सेस ऑफ लॉ 9 मार्क्स. ऑन एन एवरेज क्या होगा, समझ में? ऑन एन एवरेज क्या होगा, जो 20 नंबर का है वो तो उतना ही इंपॉर्टेंस रखेगा. क्या आपको याद है दोस्तों, पढ़ाते समय हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बड़ा चैप्टर कुछ नहीं है, उससे इंपॉर्टेंट चैप्टर कुछ नहीं है. मैंने आपको, जब मेरा आदत है हर चैप्टर का मैं एवरेज मार्क्स लिखवा देता हूं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पक्का 20 नंबर का लिखवाया होगा, 21 मार्क्स का है. 21 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है. 4 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछे. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, शानदार चैप्टर, 8 मार्क्स का पूछा गया. जनरल क्लॉज एक्ट, वेरी शॉकिंग, इंस्टीट्यूट ने इसको इग्नोर कर दिया. तो आप इसको इग्नोर करके जाएंगे, अगला बार आ जाएगा 12 नंबर का, तो इग्नोर मत कर देना. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एकदम सिंपल सा चैप्टर था, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है. लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट से जबरदस्त 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है. लिमिटेशन एक्ट एक छोटा सा चैप्टर था 4 नंबर का. सिविल प्रोसीजर सुने हो क्या?
9 मार्क्स, पिनल कोड से 8 मार्क्स आया, क्रिमिनल प्रोसीजर से एक ही क्वेश्चन आया 4 नंबर का, एविडेंस एक्ट से इन्होंने ठोक दिया 12 नंबर का, स्पेशल कोर्ट्स को इन्होंने इग्नोर कर दिया। अच्छा बाय द वे स्पेशल कोर्ट आपने एक जगह पढ़ा है, कहां पर पढ़ा है? और एक जगह कंपनी लॉ, कंपनी लॉ। आर्बिट्रेशन कंसिलेशन से इन्होंने पूछ लिया 16 नंबर का, स्टैंप एक्ट से 8 नंबर का, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट को इन्होंने इग्नोर कर दिया, आरटीआई से इन्होंने 4 नंबर का पूछा, आईटी एक्ट से इन्होंने 8 नंबर का पूछा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है तुम एक चैप्टर पढ़ करके जाओ उससे क्वेश्चन ना आए, और ऐसा भी हो सकता है तुम जो छोड़ करके जाओ उससे 20 नंबर का आ जाए। तो कभी ऐसा छोड़ने का गलती तो मत करना, पढ़ करके सब कुछ जाना। अब पेपर 132 का था, खुश हो जाओ, पेपर 132 का था, तुमको खाली अटेम्प्ट कितना करना है? 100। मतलब तुम्हारे पास 32% चॉइस था। और क्या चाहिए तुमको इंस्टीट्यूट से? और क्या चाहिए? हर बार सीए इंस्टीट्यूट और सीएस इंस्टीट्यूट को कंपेयर करते हो, ठीक है? सीए इंस्टीट्यूट तो इतना चॉइस नहीं देता, तब तो तुम लोग डिमांड नहीं करते। सीए वाला तो खाली 116 से 120 नंबर का चॉइस देता है, खाली मतलब 16%, और यहां तुमको डबल चॉइस मिल रहा है 32%। ओके दोस्तों, सो हमेशा पॉजिटिव रहो लाइफ में। तो दीज 17 चैप्टर्स आर देयर इन जेआईजीएल। इसका एनालिसिस वगैरह जो है यहां पर है, किस चैप्टर से कितना मार्क्स का आया था, और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहां पर मैंने आपके लिए सॉल्व करके रख दिया है। ये आप मोहित अग्रवाल classes.com में जाइए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ठीक है, एक बार अगर हम डिस्कस करें आपके साथ क्वेश्चन पेपर, तो ये रॉ क्वेश्चन पेपर है जो 132 नंबर का आया था। ये पेपर पैटर्न हम आपको बता दें, ये न्यू सिलेबस में कांस्टेंट रहेगा। किस चैप्टर से कितना मार्क्स का आएगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बट 132 नंबर का जो न्यू सिलेबस का पेपर है ये कांस्टेंट रहेगा, और चॉइसेस कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन 1 हमेशा कंपलसरी आ जाता है, यहां पर भी देखो क्वेश्चन 1 तुम्हारा कंपलसरी ही रहा होगा। देख लो एक बार पेपर कैसा रहता है। ठीक है, तुमको 100 नंबर का करना है, 3 आवर्स, तुमको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हाउ मेनी क्वेश्चंस? मतलब समझ जाओ हाफ एन आवर से ज्यादा देना नहीं है। 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो कितना हो गया? आधा घंटा एक क्वेश्चन का, ताकि 1 घंटा में कितना हो जाए? 2। ठीक है, 1 घंटा में 2 क्वेश्चन का तुमको टारगेट रखना है, तब जाकर के तुम्हारा 3 घंटा में कितना क्वेश्चन होगा? 6। हमेशा याद रखना आखिरी 5 मिनट में कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि आखिरी 5 मिनट में हम क्या करेंगे, हम जो लिख रखे हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। अगर ये सब नहीं करोगे मार्क्स कम आएगा। किसी को पढ़ा नहीं है तुम्हारा कि तुम्हारा पेपर एकदम एक एक अक्षर वो खुद एफर्ट लेकर के पढ़े, तो यू हैव टू मेक हिम रीड व्हाट यू वांट हिम टू रीड। सो इफ आई हैव रिटन सेक्शन नंबर, इंपॉर्टेंट केस लॉ का नाम, वो सेक्शन नंबर, वो केस लॉ का नाम हम हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट मतलब हाईलाइटर से मत कर देना, पेन से अंडरलाइन कर देना, समझ में आया? तो सेक्शन नंबर अंडरलाइन करोगे, केस लॉ का नाम अंडरलाइन करोगे, इंपॉर्टेंट शब्द, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो लिखे उसको अंडरलाइन करोगे, कंक्लूजन को अंडरलाइन करोगे, और हर एक आंसर फ्रेश पेज से स्टार्ट करोगे, और हर एक आंसर के बाद यू विल ड्रॉ अ लाइन। लास्ट का 5 मिनट में आपको यही सब करना है, और तुम कितना भी तेजी से लिख लो, पहला क्वेश्चन जो है उसमें तुम मान करके चलो 40 मिनट लगेगा, और लगाओ 40 मिनट। पहला क्वेश्चन में काटापीटी एकदम मत करना, बिकॉज इट विल सेट अ नेगेटिव टोन इन द माइंड्स ऑफ द एग्जामिनर इफ यू डू काटापीटी इन द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। पहला क्वेश्चन एकदम काटापीटी, एकदम समझ में आ गया कि ये बच्चा पढ़ाई लिखाई करने वाला नहीं है, ये ऐसे ही आगे एग्जाम देने। वैसा एटीट्यूड अगर डेवलप हो गया ना, वो पेपर खत्म है तुम्हारा। तो पहला क्वेश्चन बेस्ट अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं है क्वेश्चन 1 ही तुमको अटेम्प्ट करना है, अगर तुमको क्वेश्चन 2 सबसे बढ़िया आता है तुम क्वेश्चन नंबर 2 सबसे अटेम्प्ट करोगे पहले, बट अटेम्प्ट द बेस्ट क्वेश्चन विच यू नो द बेस्ट, और उसमें 40 मिनट लगाओ। तो अगर 40 मिनट तुम पहला क्वेश्चन में लगा दिया, तब इन दैट केस टोटल 180 मिनट है, 180 में 40 मिनट गया, बचा कितना? 140 डिवाइडेड बाय 5, 36 आ रहा है क्या? चेक करो तो, 140 डिवाइडेड बाई 5, 36 आ रहा है क्या? 36 कैसे आएगा? वो तो 30 मिनट तो ऐसे ही दिए थे अपने, 28 मिनट तो चलेगा, उतना नहीं चुभेगा। वी कैन मेक अप ना, 30 मिनट तो अपने ऐसे भी एग्री किए थे ना 30 मिनट देने का, तो 2 मिनट कम में तो अपने सल्टा ही सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन 30 मिनट में नहीं, पहला क्वेश्चन 40 मिनट, फिर बाद बाकी 28 मिनट, और लास्ट क्वेश्चन में तो अपने अंदर ऐसे ही कोई शक्ति आ जाता है, वो 28 मिनट का काम अपने 23 मिनट में करेंगे और 5 मिनट हाथ में रखेंगे। ठीक है, समझ गए? और लास्ट क्वेश्चन तो वही अटेम्प्ट करोगे जो तुमको सबसे बढ़िया से नहीं आता था, तो कितना लिख लोगे? तो 23 मिनट में ऐसे ही हो जाएगा। तो
तो आखिरी 5 मिनट जो है वो हमेशा हाथ में रखना। अब 132 नंबर का पेपर है, तुमको 132 में हमेशा रखना पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। देखो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और वो 5-5 नंबर का है मतलब 20 नंबर हो गया, इसलिए तो हम बोले 40 मिनट दो। ठीक है, 20 नंबर का भी है और तुम्हारा 40 मिनट यहां पर लग गया। मतलब अगर यहां पर समझो 5 मार्क्स ईच था, 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ठीक है, अब मतलब रिमेनिंग जो तुम्हारा 5 क्वेश्चन है वो 16-16 नंबर का है सारा। हाउ मेनी क्वेश्चन टोटल? 6। फर्स्ट क्वेश्चन 20 गॉन, बचा कितना? 5 क्वेश्चन 80 मार्क्स, एवरी क्वेश्चन 16 मार्क्स। अब तुम समझ रहे हो तुमको बचा कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? 5। 7 क्वेश्चन में तुमको 5 का चॉइस मिला है। मतलब 2 क्वेश्चन अगर तुमको पूरा नहीं आता है तो भी तुम्हारा पेपर जो है ना वो पूरा कंप्लीट तुम कर सकते हो। तो कभी भी नर्वस मत होना, 1-2 क्वेश्चन अगर अनकॉमन देख लो, नर्वस मत होना। तुमको 7 अटेम्प्ट नहीं करना है, 7 में से केवल 5। सर अनकॉमन क्यों रहेगा? अपने मैथ से तो सब कुछ रहेगा, बट एक दिन एग्जाम के पहले तुम क्या रिवाइज किया, क्या नहीं किया, एग्जाम में क्या याद आया, क्या नहीं याद आया, समझ में आया? तो नर्वस अपने को बिल्कुल नहीं होना है सीएस में। 7 में से 1-2 तो नहीं भी याद आ रहे तो भी तो 5 क्वेश्चन है। अब कोई मेरे को बताओ, ये 1 का ए, ऑस्टिन बोला था लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन, ये चैप्टर 1 में था, सोर्सेज ऑफ लॉ, जब ऑस्टिन के बारे में अपने पढ़े थे। रेस सबजुडिस याद आ रहा है? अभी तो तुम लोग रिवीजन किया नहीं है, जेएचएल कंप्लीट किया मेरे को लगभग 1 महीना हो चुका होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडिस इन सिविल प्रोसीजर, डू यू रिमेंबर? जेएचएल का रिवीजन क्लासेस जो है जब करोगे तब तो एकदम याद रहेगा, बट अभी भी अगर चाहो तो याद आ सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस, कुछ याद आ रहा है? रेस सबजुडिस क्या था? कौन से चैप्टर में पढ़े थे? अरे वाह, सिविल प्रोसीजर, जबरदस्त बच्चों, सिविल प्रोसीजर में पढ़े थे। रेस कि अगर केस ऑलरेडी एक इंडियन कोर्ट में चल रहा है, सेम सब्जेक्ट मैटर का केस, वापस से आप दूसरा कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते बिकॉज द केस इज पेंडिंग। और रेस जुडिकाटा था कि फैसला आ गया तो अपील रिवीजन कर सकते हो, रीस्टार्ट नहीं हो सकता। समझा क्या? तो अब इसको तुमको पूरा बढ़ा चढ़ा करके लिखना, कंटेंट है पूरा 1 पन्ना का कंटेंट है रेस सब जुडिस में, तो आराम से 1 पन्ना तुम आराम से लिखो। फिर discuss the test laid down by Supreme Court of India to determine the entity of state, whether it is instrumentally or agency of state। ये सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट के बारे में पूछ रहा है। स्टेट, अच्छा ये कौन सा चैप्टर का है ये बता दो? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है। ये भी अगर याद नहीं आ रहा है तो तब तो देखो भैया खतरा है, तब तो झूठ नहीं बोलेंगे, खतरा है। लेकिन अगर याद आ जा रहा है, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, हम लोग तो रैंडमली डिस्कस कर रहे हैं और जो मेरे व्यूअर्स हैं उन लोग भी रैंडमली अभी ये वीडियो देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि प्रिपरेशन के बाद देख रहे हैं, ठीक है, रैंडमली देख रहे हो, बट याद तो चैप्टर तो याद आना चाहिए यार। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। बेटा रुलाओगे क्या? अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब का जजमेंट। 6 फैक्टर दिया था, 6 फैक्टर दिया था टू डिटरमाइन वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्टेट और नॉट। नहीं, आर्टिकल नंबर 12 तो है ही स्टेट का, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, याद आया क्या? एज पर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट के अंदर आएगा पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी। नहीं याद आया? हेल्ड इन द केस ऑफ शांताबाई वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो अ स्टेट। वो सब नहीं लिखना है, तुमको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बारे में पूछा है, नहीं समझ में आया तो अगर तुम वो सब लिखोगे भी ना तो इंट्रोडक्शन बोल करके लिखना कि देख हम स्टेट को खाली क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस। बिल्कुल लिखना आता है तो क्यों नहीं लिखोगे स्टेट के बारे में? इंट्रोडक्शन में वो बात लिख देना कि अंडर आर्टिकल नंबर 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट डैश से करके क्या क्या आता है, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी। ठीक है, वो लिख दिया। फिर मेन बात कि held by the Supreme Court judgment of Ajay Hasia versus Khalid Mujib, it would go a long way to suggest whether the organization is a state or an agent or instrumentality of the state or not, based on the following 6 factors. याद है वो 6 factor? If the entire share capital is held by the state, if the entire share capital is held by the state, monopoly status, public importance, entire share capital, monopoly status, public importance, deep and pervasive state control। मेरे ऊपर अगर deep and pervasive स्टेट कंट्रोल है, डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल है, ह्यूज फाइनेंशियल असिस्टेंस, ह्यूज फाइनेंशियल असिस्टेंस, एंड इफ गवर्नमेंट हैज ट्रांसफर्ड वन ऑफ इट्स डिपार्टमेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। याद आया क्या? तो ये 6 फैक्टर था, आराम से दबा करके लिख सकेंगे मेरे बच्चे।
फिर ये वाला देखो, स्वराज एन एम्प्लॉयर ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड अपॉइंटेड राकेश इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर टॉट्स रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। याद आया? तो वैसे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, तो यहां पर वही पूछा कि कौन कब लायबल रहेगा, तो सब आपको लिख देना आराम से। मक्खन की तरह क्लियर है? तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर ईच, यानी 20 मार्क्स। ये अब हमेशा यही पैटर्न रहेगा, आप ये मत सोचना कि दूसरा पैटर्न रहेगा, यही पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन 1 विल ऑलवेज बी ऑफ 20 मार्क्स रहेगा। तो एक आइडिया तो लगना चाहिए ना तुम जब एग्जाम देने जा रहे हो, नहीं तो फिर पेपर पैटर्न समझने में तुम्हारा 5-10 मिनट चला जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमेशा कंपलसरी रहेगा, सारे पेपर में कंपलसरी रहेगा। हम लॉ का पेपर्स का बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो सारा लॉ का पेपर्स में ये जो 4 क्वेश्चन 1 में 4 क्वेश्चन रहेगा, कमेंट करने बोलेगा 5 नंबर का और 20 मार्क्स कंपलसरी, एंड रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस विल हैव टू अटेम्प्ट ऑफ 16। कुछ याद करो। अब देखो, जब बोल रहे साथ में 5 करो, तो ऐसा नहीं है कि साथ में तुम कोई भी 5 करो, तुमको किस क्वेश्चन में चॉइस देना वो इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा। जैसे क्वेश्चन 2 और 2A, मतलब क्वेश्चन या तो तुम 2 कर लो या फिर 2A कर लो, समझ में आया? ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर 2। तो जब लिखोगे ना, बीचों बीच लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, या फिर अगर तुम 2A अटेम्प्ट कर रहे हो तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2A। दोनों करोगे कि दोनों में से एक? उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर आप 3 में देखो, कोई चॉइस नहीं है। डिड यू सी? क्वेश्चन 3 में कोई चॉइस, फिर सीधा 5 में आएगा, देखना 6 में आएगा। 4 और 5 में देखना कोई चॉइस नहीं, फिर सीधा 6। और ये पैटर्न फिक्स्ड है, द पैटर्न इज फिक्स्ड। तो जेआईजीएल में जो 6 क्वेश्चन रहेगा, बताओ पहला क्वेश्चन क्या? कंपलसरी 20 मार्क्स, फिर 2 या फिर 2A, फिर 3, 4, 5 में कोई चॉइस नहीं है, 6 या फिर 6A। अब अगर हम तुम्हारे जगह हो, पेपर ऐसे ही लेंदी रहता है, हम हमेशा क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करेंगे। सर क्यों सर? 2A क्यों नहीं सर? क्योंकि क्वेश्चन 2 हमेशा डिफरेंसेस वाला रहता है, हमेशा। एवरी टाइम क्वेश्चन नंबर 2 विल बी ऑफ डिफरेंसेस, हमेशा। दिखा क्या? एक तो बिना डिफरेंस वाला भी है 2 का D, बट प्रीडोमिनेंटली क्वेश्चन नंबर 2 क्या चीज का? देखो, डिफरेंसेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन। सर ये क्या है? रेशियो एंड ऑबिटा डिक्टा। कोई मेरे को बताओ कौन सा चैप्टर में पढ़े हो? सोर्सेस ऑफ लॉ, फर्स्ट चैप्टर में, जो अलग से तुम लोग को नोट्स लिखवा रहे थे, बहुत कष्ट हो रहा था, ये सब वर्ड्स में नहीं याद आया, हमें लिख लो चुपचाप, एग्जाम में आएगा। उस समय एग्जाम हुआ नहीं था बाय द वे, ठीक है? दिस वी डिस्कस बिफोर दिसंबर। तो ये डिफरेंसेस वगैरह है 4-4 नंबर का। अब डिफरेंसेस कैसे लिखना चाहिए? हमेशा पहले आप पैराग्राफ लिख दो। सीएस का डिफरेंसेस लिखना आसान नहीं है। सीएस का डिफरेंसेस में इन लोग कोई भी 2 टर्म जो कि एकदम एक दूसरे से अनरिलेटेड है वो दे देता है, नहीं समझ में आया? इन लोग ऐसा 2 टर्मिनोलॉजी देगा जो दोनों में आपस में ज्यादा डिफरेंसेस बनता नहीं है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो पहले आप वो जो दोनों टॉपिक है उसके बारे में लिख डालो, एक पैराग्राफ दोनों के बारे में लिख डालो। फिर डिफरेंसेस फ्रॉम द अबव डिस्कशन लिखोगे। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आर हाइलाइटेड बिलो इन द टैबुलर फॉर्म। फ्रॉम द अबव डिस्कशंस इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आर हाइलाइटेड बिलो इन अ टैबुलर फॉर्म। अब तुम जब इतना मोटा मोटा पैराग्राफ लिखा है, उसमें से तुम अब देख देख करके डिफरेंसेस लिख सकोगे, नहीं समझ में आया? और बेसिस कॉलम ब्लैंक लिखना। जब डिफरेंसेस लिख दोगे, बेसिस खुद से भर देना, बेसिस दिस वर्सेस दिस, बट उसके ऊपर पहले दोनों के पैराग्राफ लिख दिया मैंने, और फिर अब दोनों का पैराग्राफ्स को पढ़ पढ़ करके मैं डिफरेंसेस छाट छाट करके लिख दूंगा और फिर बेसिस भर दूंगा। दिस इज कॉल्ड एन एक्ट ऑफ विटिनेस। तुम सीधा टैबुलर फॉर्म में लिखने जाओगे, 1-2 डिफरेंस बनेगा बस, फुस, उससे ज्यादा बनेगा ही नहीं। बट तुम्हारे मन में जो जो है उस टॉपिक के बारे में पहले तुम लिख दिया, तो तुम्हारा पेपर भी भर गया अच्छा खासा, और फिर तुम दिखा रहे प्रेजेंटेशन भी करके टैबुलर फॉर्म में, अलग लेवल का नंबर मिलेगा। ठीक है? ये अपना एडमिशन कन्फेशन इंडियन एविडेंस एक्ट का है। लाइव में इंडियन एविडेंस एक्ट बाकी है, जेएचएल का लाइव में इंडियन एविडेंस एक्ट बाकी, वो रिवीजन क्लास में कर लेंगे। ठीक है? फिर कुछ याद आ रहा है? डेमनम सिने इंजुरिया, इंजुरिया सिने डेमनम, समझ आया? अब देखो इन लोग का डिफरेंसेस पूछ लिया, अलग अलग शॉर्ट नोट आना चाहिए था ना रे बाबा, तो डिफरेंस पूछ लिया। तो तुम पहले दोनों के बारे में लिख दो, फिर वहां से डिफरेंसेस बना करके लिख दो। डू यू रिमेंबर दिस?
It is called damage without violation of law and it is violation of law without damage. पहला डिफरेंस ये हो गया. कहां पर स्यू किया जा सकता है? सेकंड केस में. सेकंड केस में स्यू किया जा सकता है, फर्स्ट केस में स्यू नहीं किया जा सकता. ठीक है. फिर ये इंडियन पिनल कोड का एक क्वेश्चन है दोस्तों. फिर ऑल्टरनेट क्वेश्चन. ऑब्वियस बात, अगर तेरे को कोई डिफरेंस ही नहीं आता है तब ये कोई पत्थर का लकीर थोड़ी ना है कि नहीं हम डिफरेंस ही करेंगे. सर बोले हैं तो सर तो पूरा पढ़ाई करके जाने भी बोले थे. एक बात को सुनोगे तो दिक्कत होगा ना, सारा बात सुनना पड़ता है. तो अब मान लो तुम्हारा डिफरेंस उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, अनकॉमन टॉपिक्स आ गया, तो पेश है क्वेश्चन नंबर 2A. अब जैसे यहां अगर कंपेयर करें 2 से तो 2A तुमको ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है. देखो तुमको सब आता होगा. डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, दबा करके बेटा. रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एकदम हार्मोनियस. आहा. And Article 20, protection against self-incrimination. Nobody can be forced to be witness against himself and explanation. नहीं समझ में आया? अब अगर ऐसा हो तो 2 अटेम्प्ट करोगे कि 2A? 2A. मेरा पहला प्रेफरेंस रहेगा डिफरेंस, बट डिफरेंस अगर ऊट पटांग आ जाए तो 2A तुमको बचा लेगा. Are we through with this? 3 का A स्टैम्प पैक का क्वेश्चन है. भले ही तुम नहीं पढ़े हो, मेरे पढ़ाई के ऊपर मेरे को भरोसा है, तुमको याद आ जाएगा. सेम एग्जांपल स्टैम्प पैक में पढ़े थे कि मॉर्गेज किया है 50,000 का घर विजय को, उसके बाद 25,000 में वो घर खरीद लिया, तो स्टैम्प ड्यूटी 25 के ऊपर लगेगा कि 50 के ऊपर लगेगा? हायर वैल्यू के ऊपर लगता है. नहीं याद आया? और अगर सेपरेट नेचर है तो दोनों के ऊपर. क्या राइट टू फ्रीडम और स्पीच एंड एक्सप्रेशन में एब्सोल्यूट राइट है कि रेस्ट्रिक्शंस है? रेस्ट्रिक्शन है. आर्टिकल 19 में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन पड़े थे. सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सेफ्टी ऑफ स्टेट, याद आया? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिसेंसी, मॉरलिटी, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, रेस्ट्रिक्शंस है. तो पहले आप आर्टिकल 19 के बारे में लिख दीजिएगा कि फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का. प्रेस को कोई अलग से फ्रीडम मिला है कि सेम फ्रीडम है? जितना मेरे को है उतना ही मीडिया को भी फ्रीडम है, कोई स्पेशल फ्रीडम नहीं है. फिर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर देयर. द राइट इज नॉट एब्सोल्यूट. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, वो सारा 7-8 रेस्ट्रिक्शन लिख देंगे. फिर फॉरेन अवार्ड जो है वो अपने आर्बिट्रेशन में पढ़ रखे, वहां से मेंस रिया तो कम से कम 1000 बार पढ़ रखे हो. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 4 में वैसे ही. अब आप देखो सारा क्वेश्चन 4 नंबर का आ रहा है ना. अरे 16 नंबर में 4 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन कितना नंबर का आ रहा है? 4. ठीक है. इंडियन एविडेंस एक्ट से था, लिमिटेशन एक्ट से था, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन याद आ रहा है? अरे इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, वन ऑफ द पार्टी विल बी आइदर फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन सिटीजन. ठीक है. फिर डिक्री. डिक्री कहां पढ़े थे, कोई बता सकता है क्या? डिक्री कहां पढ़े थे? सिविल. फिर प्रोविजन फॉर चैलेंजिंग द आर्बिट्रेटर पढ़ रखे हैं रे बाबा. अब देखो ये क्वेश्चन 8 नंबर डिजर्व नहीं करता. ये क्वेश्चन 8 नंबर डिजर्व नहीं करता. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बट फिर भी 8 नंबर का है तो वहां झगड़ लो, वहां अनशन पे बैठ जाओ, धरना पे बैठ जाओ. बंगाल में हो ना, सीएम से ही तो सीखेंगे बच्चे. लड़ाई कर लोगे क्या वहां पर? ये क्वेश्चन 8 नंबर डिजर्व नहीं करता, फिर भी 8 नंबर का दिया है. तो ये कला सीएस के स्टूडेंट को होना चाहिए. पहले हम आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट से, अब 8 नंबर का दिया तो क्या करे भाई? सेक्शन 12 तो बहुत छोटा है. नहीं समझ में आया? सेक्शन 12 तो बहुत छोटा है, तो अपॉइंटमेंट से चालू करेंगे हम, उसके बाद हम चैलेंज में आएंगे. या पहले चैलेंज के बारे में लिख दो, फिर अपॉइंटमेंट इनवैलिड है तब चैलेंज किया जा सकता है. तो अपॉइंटमेंट इनवैलिड कब होगा? चालू कर दो लिखना. नहीं समझ में आया? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, आर्टिकल 21 में आपने पढ़ रखा है. अरे जियो और जीने दो. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बट इट कैन बी डिप्राइव्ड, अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का 3 पॉइंट था, आप लोग को याद करवाया हुआ है. स्टॉपल आराम से लिख सकेंगे, लीज आराम से लिख सकेंगे आप स्टैम्प एक्ट में. मिसचीफ रूल का और एक नाम बताएंगे, हेडेंस रूल. ठीक है. और लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या क्या रेमेडी रहता है वो है. ये क्वेश्चन नंबर 6 इसका चॉइस है. 6 का चॉइस है, 6 से. ठीक है. आईटी एक्ट का एक क्वेश्चन है,
फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कुछ याद आ रहा है, आरटीआई में सुना हुआ, ऑडी ऑल्ट्रम पटम याद आ रहा है, फिर समरी ट्रायल याद आ रहा है, समरी ट्रायल पढ़े हो। तो इस तरीके से दोस्तों पेपर आया था, तो अपने अपने क्या निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। लेट अस कम टू द कंक्लूजन, क्या क्या कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं बताइए। और इसका जैसे मैंने आपसे कहा, आप पूरा का पूरा पेपर ये वेबसाइट में मत जाइएगा, डोंट गो टू दिस वेबसाइट। विच वेबसाइट यू लॉग इन? mohitagarwalclasses.com। आप mohitagarwalclasses.com में जाइएगा, वहां पर आपको डाउनलोड ऑप्शन में मिल जाएगा पूरा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस एंड पूरा सॉल्व। देखो मैंने यहां पर पूरा सॉल्व करके रख रखा आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन भी लिख दिया ताकि बार बार क्वेश्चन पेपर रेफर नहीं करना पड़े। क्वेश्चन लिख दिया, फिर उसका आंसर लिख दिया, फिर क्वेश्चन उसका आंसर। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, ये सब मैथ सही है अपने। तो मैथ अगर पूरा पढ़ लोगे हम लोग का सफिशिएंट है। दोस्तों निष्कर्ष पर आते हैं, निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे। कंक्लूजन ये है, पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स विच इज कंपल्सरी। उसके बाद मेरे को, अच्छा 20 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है मैं इसमें थोड़ा टाइम लगाऊंगा, 20 नंबर का भी है, मैं पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर रहा हूं, तो मैं आराम से 40 मिनट दूंगा। उसके बाद मेरे को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन ऑप्शंस मेरे पास कितने? 7। बट वो इंस्टीट्यूट बताएगा कि 2 करना है, 2 और 2A और 6 और 6A, और हर एक क्वेश्चन 16-16 नंबर का रहेगा। अगर पेपर बहुत टफ लग रहा है, कुछ तो आता होगा, कुछ तो आता होगा, उससे स्टार्ट करो। अपने आप खुलते जाएगा, अपने आप खुलते जाएगा। नहीं समझ में आया? वो क्या बोलते हैं ना उसको, नॉट्स। नॉट्स, नॉट्स अपने आप खुलते जाएगा, क्योंकि पेपर टफ नहीं होता। पेपर तो सिलेबस से ही आ रहा है, तुमने रिवाइज नहीं किया, तुमने पूरा कंप्लीट नहीं किया, तुमको उस समय याद नहीं आ रहा है, तो नर्वस होने के कारण अगर 4 बार बोल दे नहीं आता नहीं आता नहीं आता, गया, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, हो जाएगा। जो स्टार्ट योर पेपर ना, समझ क्या बोल रहे हैं? तो पैनिक एकदम नहीं करना अपने को। और ऐसे भी क्या है, ज्यादा क्या है, वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, 70 नंबर का नहीं आएगा। इससे खराब तो कुछ नहीं हो सकता स्टूडेंट के लाइफ में। 70 नंबर का मेरे को नहीं आता, 32 नंबर चॉइस में निकाल दिया मैंने, बचा कितना? 30 नंबर का नहीं आता, मतलब रिमेनिंग 70 नंबर का आता है। अब तुम समझ, तेरे को अगर आधा पेपर भी नहीं आता है तो समझ, तेरे को अगर आधा पेपर नहीं आता है तो वो तो 132 नंबर का आधा नहीं आता, वो तो 132 का आधा नहीं आता। तो 132 का अगर आधा नहीं आ रहा, कितना? 65, मतलब 65 का आ भी तो रहा है। तो पहले 65-70 नंबर का जो, उसको तो अच्छे से करो यार। तो 65-70 ही अगर तुम अच्छे से कर देगा, उसमें तुम्हारा 40 आ जाएगा, और रिमेनिंग 30 में ऐसा तो नहीं पूरा ही छोड़ाओगे। तो इट्स द प्रॉब्लम ऑफ एन एटीट्यूड। 50% पेपर आई डोंट नो, स्टिल आई कैन अटेम्प्ट 70 मार्क्स, स्टिल आई कैन स्कोर 50 आउट ऑफ 70। बस सिनेरियो में बोल रहे हैं जब बच्चा पढ़ाई करके नहीं गया। ओके अब अगर हम एसबीसी का बात करें दोस्तों, कुछ बच्चों को तो चैप्टर्स भी नहीं पता ना, इस बार चैप्टर्स पता लग जाता है। जेएजएल में कितना चैप्टर है? एसबीसी में 21 चैप्टर्स। अब ये आ गया 135 नंबर का, 135 मार्क्स का। अब इसमें तुमको 135 में तुमको 135 थोड़ी ना करना, कितना करना है? 100। बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था। चॉइसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों का फेवरेट चैप्टर। अरे एसबीसी तो ताजा ताजा पढ़े हो, ये बच्चों का फेवरेट चैप्टर है, चॉइसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। सोल प्रोप्राइटरशिप चुनना है, सच सच बताओ सबसे इजी पेपर कौन सा है तुम्हारे लाइफ का? एसबीसी इज द इजीएस्ट ऑफ द लॉट। और ये पेपर अकेले पढ़ोगे कि कंपनी लॉ के साथ? और एसबीसी और कंपनी लॉ का पेपर जो है ना, आगे पीछे रहते हैं एक दूसरे के। नहीं समझ में आया? मतलब एक दिन कंपनी लॉ दोगे, अगला दिन एसबीसी दोगे, इस तरीके से। तो तुम्हारा कंपनी लॉ तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब खाली एसबीसी पढ़ना है तुमको। तो कंपनी लॉ अलग से तुमको, बिल्कुल एसबीसी का पेपर में 50 नंबर का तुम देखोगे कंपनी लॉ रहेगा, 40 मार्क्स का तो रहेगा ही। तो वो तो ऑलरेडी याद है, मैंने आज ही एग्जाम लिख करके आया कंपनी लॉ का, तो ऑलरेडी मेरे को याद है, समझा? तो फिर खाली एसबीसी पढ़ना है तो आराम से हो जाएगा। चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 4 नंबर। टाइप्स ऑफ कंपनी, कुछ याद है ना? टाइप्स ऑफ कंपनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। अब ये पूरा क्या है? कंपनी लॉ का चैप्टर। हम तो ऑलरेडी मैथ में लिखवा रखे हैं ना, 9 मार्क्स से पूछा गया।
चार्टर डॉक्यूमेंट वो एमओए ओए वाला, फिर उसका ऑल्ट्रेशन 4 नंबर का आया था। लीगल स्टेटस इन लोग भूल गया, सिलेबस में था, पूछा नहीं। एलएलपी ओ वुपिंग 10 मार्क्स। कैसा है? नहीं, एलएलपी चैप्टर कैसा है? 10 नंबर। फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस, उन लोग का रजिस्ट्रेशन, अरे नहीं याद आ रहा है क्या? अरे सोल प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, एचयूएफ कैसे खोलते हैं, डीड दिखाए थे तुम लोग को। 7 नंबर। फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओस 5 नंबर, बहुत छोटा चैप्टर था ना। फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन 8 नंबर का पूछा। स्टार्टअप का जमाना है तो 9 नंबर का आना भी चाहिए था। जॉइंट वेंचर, देखो मोस्ट ऑफ द चैप्टर 4 नंबर का पूछ रहा है, इतना सारा चैप्टर डाल तो दिया है, ठीक है। फिर चैप्टर 11 भी 4 नंबर, कन्वर्जन तो पूछा ही नहीं। ओ वुपिंग 13 चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 13 लाइसेंस वाला 17 नंबर का ठोक दिया। चैप्टर 14 इन्होंने 3 नंबर का पूछा। चैप्टर 15 बेचारे भूल गए थे, हैं। चैप्टर 16 बताए थे ना 10 नंबर का पूछता है, 11 नंबर का पूछा। लेबर लॉ, अरे बोनस, पीएफ, ग्रेचुइटी, 5 क्वेश्चन पूछा, बताओ 5 क्वेश्चन 16 नंबर का, मतलब सबसे ज्यादा नंबर कोई आया मेरे ख्याल से 16-17 यही है। डोरमेंट कंपनी कुछ याद आ रहा है? खाली डेफिनेशन पढ़ने से नहीं होगा, उसका क्या पढ़ना पड़ेगा, रूल्स। अब ये भी अपने अलग से वॉल्यूम 2 में पढ़ रखे। स्ट्राइकिंग ऑफ याद आ रहा है, 9 नंबर का पूछा गया। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस आपका पढ़ना बाकी है, ये 5 नंबर का है। ये फाइनल लेवल पर अलग है, एग्जीक्यूटिव लेवल पर अलग है, ठीक है। फाइनल लेवल का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो है सिलेबस अलग है, एग्जीक्यूटिव लेवल का सिलेबस अलग है। आप अपने इंस्टीट्यूट का मैट खोलेंगे आपको पता चल जाएगा। फाइनल का सिलेबस अलग है, एग्जीक्यूटिव लेवल का सिलेबस अलग है। मैंने फाइनल लेवल पर इसका 6 to 7 क्लासेस दी है। आप लोग को ये 6 से 7 क्लास करने का दरकार नहीं है, वो फाइनल में जब आओगे तब पढ़ोगे। ये जितना आपके सिलेबस में उतना पढ़ाया जाएगा। और मेरे मैट में जो नोट्स है ना, ये पूरा इंस्टीट्यूट मैट का नोट्स है, ठीक है। तो 135 का ये ब्रेकअप है। अब इसका भी मैंने पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करके आपके लिए यहां पर डाल रखा है, आप कृपया करके जाइए और जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। कंपनी लॉ, कैन यू टेल मी हाउ मेनी चैप्टर्स इन कंपनीज एक्ट आर देयर? 470 सेक्शंस, चैप्टर्स कितना? क्या हम लोग का मैट पूरा चैप्टर वाइज है? मैंने यहां पर भी चैप्टर वाइज बनाया। चैप्टर 1 क्या है? अरे ये सारे चैप्टर का नाम तो तुमको याद होना चाहिए, ये तो लॉ का चैप्टर है, कंपनी लॉ का। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, पूछा ही नहीं इन्होंने, 0 मार्क। अब इससे एनालिसिस से बहुत कुछ साबित होता है, समझ में आया? बहुत कुछ पता चलता है। जैसे बच्चों को वॉल्यूम 2 में जो है ना, आखिर के जो चैप्टर्स है ना अच्छे नहीं लगते हैं, तो अच्छा नहीं लगता इज नॉट अ मतलब रीजन ऑफ इग्नोरिंग इट, बट इवन इफ यू इग्नोर इट, एग्जीक्यूटिव लेवल पर वो लास्ट के चैप्टर्स उतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते जितना फाइनल लेवल पर रखते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लेवल पर तुम्हारा वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 का डायरेक्टर्स वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बट अपने तो पूरा ही 470 सेक्शन कवर किए हैं जो नोटिफाइड हो रखा है। प्रिलिमिनरी 0, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पढ़े हो क्या? 5 नंबर का पूछा गया। अब ये सब मेरे बच्चों को क्या सॉल्यूशन चाहिए क्या ये सब चीज का? तुम लोग सॉल्व करो। व्हाट्सअप ड्यूड, इतना मेहनत करते हैं प्रोस्पेक्टस में 4 क्लास, और वो भी मतलब ट्रिकी प्रोविजंस, भूल गया इंस्टीट्यूट। ओ माय गॉड, एग्जामिनर एक चैप्टर उठाया, बोला इसी से दो, 24 नंबर का ठोक दिया अकेला शेयर कैपिटल डिवेंचर चैप्टर से। अब कितना क्लास पढ़े थे शेयर कैपिटल डिवेंचर मिला करके? 8, टोटल 8 क्लासेस शेयर कैपिटल डिवेंचर, रिवीजन अलग, डिपॉजिट्स 0, चार्जेस 0। बट यार ये सबसे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? विल यू वेलकम? ये सब अगर नहीं आ रहा है तो क्या नहीं आएगा? आएगा, भर भर के आएगा। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को उम्मीद रहता ही है, 10 नंबर के नीचे का तो पूछ ही नहीं सकता, 14 नंबर का पूछा है। डिविडेंड से 3 नंबर का पूछा है। तुम्हारे ये सबके चैप्टर्स के ऊपर कमांड है कि नहीं है जो आ रहा है? अकाउंट्स ऑफ कंपनी 11 नंबर, अरे पूरा 128 से लेकर के 128 से लेकर के फिर 139 से पूरा 148 ऑडिट एंड ऑडिटर्स 5 नंबर का पूछा है। अब देखो यहां तक तो वॉल्यूम 1 चल रहा था ना तुम्हारा, रे तो वॉल्यूम 1 से अगर हम ऐसे ही जोड़े 5 और 24, 29, 32 और 11 कितना होता है? 43, 48, 51, 61, नहीं तेरा को हटाओ, कितना 48 ना, मतलब लगभग 48। मतलब वॉल्यूम 1 अगर तुम देखो
50% नहीं हुआ, पेपर देख कितना मार्क का है, 135 का है, 50%। तो 135 में 48 इज लगभग 30% के आसपास। चेक करो कितना हो रहा है, 48 डिवाइडेड बाय 135 कितना हो रहा है, 48 बाय 135 कितना हो रहा है, हाँ 35% हुआ। मतलब 65% कहां से आ रहा है, वॉल्यूम 2। बट वॉल्यूम 2 का देखो, अगर तुमको याद हो वॉल्यूम 2 का सबसे ज्यादा टाइम अपने पहला 3 चैप्टर में डाले होंगे, नहीं याद आ रहा है, सबसे ज्यादा टाइम अपने पहला 3 चैप्टर में बिताए। अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड डेट्स, इसमें अलग अलग कमिटीज के बारे में पढ़ते थे, याद आया, एंड अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ एमपी, ये तीनों मिला करके लगभग ये तीनों चैप्टर मिला करके अगर हम काउंट करके रफली बताएं तो 20 क्लास तो ये तीनों चैप्टर के ऊपर तुमने किया ही है, उससे ज्यादा ही, 20 से ज्यादा ही किया है। डायरेक्टर्स का अकेला तुमने 10 तो किया है, फिर बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर्स का तुमने किया, लगभग रफली तुमने 20 क्लासेस के आसपास कर रखा है। अब देखो यहां से कितना मौका है, डायरेक्टर से 13, ओ 36 नंबर मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड द पावर, एंड रेम्युनरेशन ऑफ एमपी से 8, 50 नंबर तो यही हो गया, समझ आया। बट ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैंने ऐसा टर्म भी देखा है ओल्ड सिलेबस में, जब डायरेक्टर से 0 नंबर का आया, क्या कर लोगे, मतलब इंस्टीट्यूट बोलता है सिलेबस पूरा पढ़ करके आओ, डिसाइड मैं करेगा क्या पूछना है। तो इससे एक आइडिया लग जा रहा है, बट वो तो एक्सीडेंटल टर्म होगा ना अगर डायरेक्टर से कुछ नहीं पूछा जाए। मतलब आइडिया लग जा रहा है, वॉल्यूम 1 पूरा कंप्लीट करना है, वॉल्यूम 2 में सबसे पहले डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग एंड चैप्टर 13 जो अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ एमपी है, पहले वो कंप्लीट कर लेना अपना। मतलब अगर ये कंप्लीट कर लिया तुम्हारा 70-80 नंबर का पेपर फंस जाएगा। वॉल्यूम 1 पूरा चाट जाओ 10 चैप्टर, और फिर वॉल्यूम 2 का जो 3 चैप्टर, मतलब टोटल कंपनी से का पहला 13 चैप्टर जो है ना, वहां से तुम्हारा 75-80 नंबर का फंसना है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यू विल हैव टू फोकस ऑन द फर्स्ट 13 चैप्टर। तो सर बाद बाकी छोड़ देंगे, नहीं, हम बोल रहे पहले वो 13 कंप्लीट करो, रादर देन लास्ट का पार्ट करो, पहले वो 13 चैप्टर कंप्लीट करो, उसके बाद जो टाइम बच रहा है रिमेनिंग को दो। अब इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, अपने तो आराम से 2-2 क्लास पढ़ रहे थे, एग्जाम में कितना मक्का आया। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन, अगेन 2 क्लास था, एग्जाम में कितना मक्का आया, 0 शून्य। प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड, अरे 2 क्लास पढ़ाए थे रे बाबा, एग्जाम में 3 नंबर का आया। सब तुमको याद आ रहा है, पढ़ा हुआ है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर पढ़ा हुआ है क्या, ये रिमूवल ऑफ नेम क्या था, स्ट्राइकिंग ऑफ, तो ये यहां नहीं आया, एसबीसी में 9 नंबर का आया था। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर, सर ये सबसे कितना मक्का है, आप लिखे नहीं है, 0 आया ही नहीं ना, मैं कैसे लिख दूं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से आया नहीं, रिमूवल ऑफ नेम से आया नहीं। सिक कंपनी से अगर आ जाता तो हमको धरना पे बैठना पड़ता, क्योंकि वो तो एक्ट से ही रिमूव हो चुका है। वाइंडिंग अप से 3 नंबर का आया, और फिर लास्ट का हालत देखो, नजारा देखो। बिकॉज ये सब बेसिकली जो है ना तुम्हारा एसबीसी में आ जाता है, निधीज वगैरह, एनसीएलटी स्पेशल कोड, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स, आईसीएसआई का जो प्रोफेशनल एथिक्स है, कब मिसकंडक्ट माना जाएगा, वहां से 10 नंबर का आया, मतलब 2 क्वेश्चन यहां से आएगा। ये समझ लो मेरे बच्चे, यहां से आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा। एक बच्चा बोलेगा चॉइस में निकाल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, बट तुम चॉइस के भरोसे थोड़ी ना जाओगे, तुम तो पूरा ही पढ़ करके जाओगे। तो कंपनी लॉ में अपना ये वाला चैप्टर बाकी है, प्रोफेशनल एथिक्स इज लेफ्ट। हम अभी नहीं बता रहे हैं, पहले बताया हुआ होगा। हाँ, तो क्या एक ओवरऑल आइडिया लगा मेरे बच्चों को इस एनालिसिस से? और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपके पास ही रहेगा, आप इसको mohitagarwalclasses.com से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए ये सारा। ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू, बाय बाय।